साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि और पशुपालन से संबंधित विभिन्न विषय आपके लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा होती है और साथ ही आपके सवालों को भी हम सुनते हैं। मिलता है आपको उनका लाइव जवाब यानी समाधान हमारे विशेषज्ञों के द्वारा। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं और जिससे जुड़े हुए विषय विशेषज्ञ हमारे साथ आज कार्यक्रम में बने रहेंगे अगले 1 घंटे तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज का हमारा पहला विषय है सर्दियों में मछली पालन और दूसरा विषय है पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन। इन दोनों विषयों से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल हैं आप हम तक पहुंचा सकते हैं। टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें जिसके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं 1800-113060 यानी 1800-113060। दूसरा नंबर 1800-113061 1800-113061। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर लें 8800520717। व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल चाहे तो हमें टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई समस्या है, कोई तस्वीर हमें भेजना चाहते हैं, किसी बीमारी से संबंधित कोई तस्वीर है तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल पता नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। तो कई विकल्प हैं आपके सामने। हमारा टोल फ्री नंबर है यानी जिस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, बस आप फोन करें, अपने सवाल लाइव कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों के सामने रखें। दूसरा आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं और तीसरा ईमेल कर सकते हैं। कॉल करते हुए कुछ बुनियादी बातें हैं जिसका हमारे दर्शक अवश्य ध्यान रखें। पहली बात तो ये कि आप नेटवर्क क्षेत्र से ही कॉल करें जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, और जब भी आप कॉल करें अपनी बातों को कम शब्दों में समेटने का प्रयास करें। अपना नाम ज़रूर बताएं और किस क्षेत्र से हैं उसके बारे में भी जानकारी दें। व्हाट्सएप करते हुए अपना नाम, अपना क्षेत्र और ईमेल करते हुए भी ज़रूर बताएं। तो आज का जो हमारा विषय है वो पशुपालन से जुड़ा हुआ है। ख़ासतौर पर हम मत्स्य पालन में मछली पालन की बात करेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो पशु हैं जो सर्दियों के समय उनके आहार और आवास को लेकर कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। 2 मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में रहेंगे, उनके बारे में आपको बता दें। हमारे साथ डॉक्टर शरद कुमार सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपसे हम सर्दियों में मछली पालन की बात करेंगे। और हमारी दूसरी मेहमान है डॉक्टर तरुणा खेमानी, आप पशु चिकित्सक है, पशुपालन विभाग, फरीदाबाद, हरियाणा में। तो आज का जो दूसरा विषय हमारा पशुओं का आवास एवं पोषण प्रबंधन, उस पर हम डॉक्टर तरुणा से बात करेंगे। तो दोनों विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी और जो हमारे विषय विशेषज्ञ हैं वो अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे कार्यक्रम में। बस आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर सवाल ईमेल भी करें। आपको आपके सवालों का जवाब तुरंत मिलेगा, वो भी लाइव, कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर शरद कुमार सिंह से हम बात करते हैं। सर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सर, सर्दियों में मछली पालन की हम बात कर रहे हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल जी। सबसे पहले हम मछली पालन की बात करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे विश्व की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना एक बड़ा चैलेंज है आने वाले समय में। ऐसे में जो सी फूड है या फिर कहें जो जलीय कृषि है उसकी उपयोगिता और बढ़ती जा रही है। मछली पालन का क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है? किसी भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में मछली पालन या मछली उद्योग काफ़ी महत्व रखता है। ऐसे में भारत में आज तकरीबन 64,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है और तकरीबन 17 मिलियन टन से ज़्यादा
मछली का उत्पादन हो सकता है और 28 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सीधे तौर पर रोजगार इससे मिलता है। तो आप समझ सकती हैं कि मछली पालन का हमारे देश के आर्थिक व्यवस्था में और हमारे देश के संसाधनों के उपयोग में कितना महत्व है। इसके साथ ही साथ ये भी है कि मछली जो है हर तरह के जल में पाली जा सकती है, चाहे मीठा जल हो, खारा जल हो, शीतल जल हो, गर्म जल हो, भूमिगत जल हो या जो भी हो, पहाड़ी जल हो, वहाँ पर भी किया जा सकता है। बिल्कुल। तो हमारे इस तरह मछली पालन का हमारे देश के लिए और हम सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने बताया कि पोषण समृद्धि के लिए भी इसका महत्व है, औषधि गुण भी है, सच्चा और सरल प्रोटीन भी इससे मिलता है और कई तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड इत्यादि इससे मिलते हैं जो मनुष्यों के लिए काफ़ी लाभकारी है। बिल्कुल बिल्कुल। पोषण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा दोनों के लिए मछली पालन बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे कि हमें सर ने बताया कि ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है, प्रोटीन का रिच सोर्स होती है। इसके साथ ही अगर दूसरा पक्ष अगर हम बात करें यानी मछली पालकों की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें बहुत संभावनाएं हैं। और अब क्योंकि नई तकनीक से हम मछली पालन कर रहे हैं और पूरी तरीके से इसे व्यावसायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, सरकार की कैसी ऐसी योजनाएं भी हैं जो कि इससे प्रोत्साहित कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। चलिए अब बातचीत की और हम आगे से शुरुआत करें दूसरे विषय पर। उससे पहले इससे जुड़ी हमारी जो रिपोर्ट है उस पर नजर डालते हैं। मछली पालन अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। अगर आप भी मछली पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी जगह की जरूरत होगी। मछली को रखने के लिए प्लास्टिक की बड़ी बड़ी टंकियों का इस्तेमाल किया जा सकता है या जमीन में एक तालाब नुमा जगह बनाकर उसमें भी मछली पालन कर सकते हैं। मछली पालन के लिए रोहू, सिल्वर और ग्रास भाकुर मछलियों का पालन किया जा सकता है। लेकिन सर्दी के मौसम में मछली पालन को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दियों में मछली पालन व्यवसाय में मछली और तालाबों की देखरेख और प्रबंधन करना जरूरी होता है। सर्दी में किए जाने वाले प्रबंधन के अभाव में तालाब में ऑक्सीजन की कमी और तापमान में गिरावट हो जाती है, जिससे मछलियां कम खाना खाती हैं। इसका असर मछलियों के विकास पर पड़ता है। कभी कभी मछलियां मर भी जाती हैं। सर्दी में तालाब में लगभग 1.25 मीटर तक जल स्तर बनाए रखें, जिससे मछलियों पर सर्दी का बुरा असर नहीं पड़े। इसके साथ ही तालाब के चारों किनारों पर घास फूस निकालकर साफ कर लेना चाहिए, जिससे तालाब में जो भी नुकसानदायक जीव जंतु हैं वो हट जाएं। सर्दियों में 15 दिन के अंदर तालाब में जाल चलाकर देखें। इस तरह सर्दी में कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप मछली पालन से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अभी आपने मछली पालन से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखी और आगे हम बात करेंगे कि सर्दियों में मछली पालन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण बातें कौन सी है जिसका हमारे मछली पालक अवश्य ध्यान रखें। यानी कौन कौन सी सावधानियां हैं, बीमारियां कौन कौन सी हो सकती हैं जिसको लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है, प्रबंधन किस प्रकार से करें और साथ ही हम सरकार की योजनाओं पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे। अब बात करते हैं डॉक्टर तरुणा से, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर तरुणा, आप पशुओं के आवास एवं पोषण प्रबंधन की हम बात करें और ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है हम मनुष्य भी अपने खान पान, अपने आवास पर, अपने पहनावे पर ध्यान देते हैं कि हम क्या पहने ठंड के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से। उसी तरीके से पशु भी जीव हैं तो उन्हें भी विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनके लिए भी, पशुपालकों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पर उनके आवास और आहार प्रबंधन को लेकर सावधानी बरतना। देखिए, सर्दियों में जो हमारे गाय भैंसे हैं या फिर हम भेड़ बकरी जो भी जिस प्रकार के भी पशु का पालन कर रहे हैं,
तो हम जो हमारी वो होती है पशुओं को हम इसी पालते हैं ताकि हमारे को उनसे बिजनेस लेना है, किसी को दूध के लिए, किसी को मीट पर्पस के लिए। तो हमारे को उनको एक्सट्रीम्स से, जो टेम्परेचर एक्सट्रीम्स है, चाहे ज़्यादा गर्मी है चाहे ज़्यादा सर्दी है, उनसे बचाना अति आवश्यक है जी। तो इसीलिए हमारे को जो ये प्रबंधन है इनका सर्दियों के टाइम पे वो इसलिए इतना आवश्यक हो जाता है। जी बिल्कुल। तो सर्दियों में किस तरीके से प्रबंधन करने की आवश्यकता है, उनका आहार कैसा हो, आवास कैसा हो और उत्पादकता ना घटे, हमारे पशु बीमार ना हो। जैसा कि हमें तरुणा जी ने बताया कि आप विभिन्न जो तरीके हैं उसको लेकर आप पशुपालन करते हैं, लेकिन अगर आपको लाभ चाहिए तो इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और बातें हम करें और आपके सवाल हैं उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पाला पड़ रहा है तो कहीं शीतलहर चल रही है। ऐसे में पशुओं के रहने की जगह और उनके पोषण प्रबंधन को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। आवास की बात करें तो सर्दी में पशुओं को खुली जगह में नहीं रखें, बल्कि ढके स्थानों में रखें। रोशनदान, दरवाजों और खिड़कियों को टाट या बोरे से ढक दें। पशु बाड़े में गोबर और मूत्र निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे वहां जल भराव न हो सके। पशु बाड़े को नमी से बचाएं और ऐसी व्यवस्था करें कि सूरज की रोशनी पशु बाड़े में देर तक रहे। सर्दी में पशुओं के नीचे सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। ज्यादा देर तक उन्हें गीले में न बैठने दें। धूप निकलने पर शेड के अंदर से बाहर निकालें। दोपहर से पहले ताजे पानी में पशुओं को नहलाएं। अगर पोषण की बात करें तो ठंड में बीमारियों से बचाने के लिए पशुओं को कम से कम 25% हरा चारा और 75% अच्छा सूखा चारा खिलाएं। ताजा और साफ पानी पिलाएं। रात का ठंडा पानी नहीं पिलाएं। पशु को सप्ताह में 2 बार गुड़ जरूर खिलाएं। साथ ही बिनौला, खल व खनिज मिश्रण दें। इसके अलावा कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखें, जैसे कमजोर पशुओं को नहलाने की बजाय सूखे कपड़े और पुआल से रगड़कर उनके शरीर की सफाई करें। बिछावन में पुआल का इस्तेमाल करें। प्रसव के बाद पशु को ठंडा पानी न पिलाकर गुनगुना पानी पिलाएं। गर्भित पशु का विशेष ध्यान रखें व प्रसव में जच्चा बच्चा को ढके हुए स्थान में बिछावन पर रखकर ठंड से बचाएं। ठंड से प्रभावित पशु के शरीर में कपकपी और बुखार के लक्षण आते हैं। ऐसे में पशु को तुरंत पशु चिकित्सक को दिखाएं। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें हमने बताया आपको कि सर्दियों में विशेष तौर पर कौन सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आपके कोई भी सवाल हैं दोनों विषय से जुड़े हुए तो ज़रूर हमें कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही ईमेल पता लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर शरद कुमार सिंह आपके पास आना चाहूँगी। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में मछली पालन, अब सबसे पहले हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि क्योंकि तापमान हम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है। उत्तर भारत में तो पाले जैसी स्थिति हो रही है, कोहरा भी छा रहा है, काफ़ी ठंडक है। ऐसे में मछली पालकों को, मछली पालन से जुड़े हुए जो हमारे मछली पालक हैं, क्या सावधानी है जिनका ध्यान रखना आवश्यक होता है? जैसा कि आपने कहा, उत्तर पश्चिम उत्तर भारत में तापमान निरंतर कम होता जा रहा है आज के मौसम में, और विशेषकर हर बार सर्दियों में ऐसा ही तापमान रहता है। तो उत्तर भारत में सर्दियों में जो है विशेष मछलियों की समस्याएं आती हैं उस पालन में। तो इसमें मुख्य रूप से जैसे इनको आघात का सामना करना पड़ता है, जिसे हम कोल्ड शॉक या शीतल आघात कहते हैं। जैसे कि तापमान में कमी आने के कारण वायु में तापमान जो होता है तो जल में भी उसका प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए अगर 0 डिग्री के आसपास वायुगत तापमान होता है तो 3-4 डिग्री तक पानी का तापमान चला जाता है। तो ऐसे में मछलियों को आघात लगता है तो उन्हें मृत्यु भी हो सकती है। और 20 डिग्री से नीचे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जब जल का तापमान हो जाता है तो मछलियों का जो खाना खाने की प्रवृत्ति होती है, कुदरती आहार हो या कृत्रिम आहार हो, वो कम हो जाती है, जिससे उनकी बढ़वार भी प्रभावित होती है और सर्दियों में मछलियां नहीं बढ़ पाती हैं। इसके लिए विशेष प्रबंधन ये करना होता है
कि सर्दियों में हमें भूमिगत तालाबों से, अगर तालाब का तापमान 6-7 डिग्री या 10-15 डिग्री होता दोपहर के समय, तो उसके लिए भूमिगत नलकूपों से जल की भराई तालाब में जरूर प्रातःकालीन अवस्थाओं में करना चाहिए 3-4 घंटे, जिससे जो उसका तापमान होता है 27-28 डिग्री के आसपास होता है। अगर डायल फ्लक्चुएशन की बात करें, मतलब 24/7 की बात करें, तो ये करीब 25 से 27-28 डिग्री हर मौसम में यही तापमान जमीन के अंदर होता है। तो इससे बड़ा ही अच्छा होता है कि कुछ हद तक हम तापमान जल का बढ़ा देते हैं और मछलियां जब थोड़ी बहुत सूर्य की प्रकाश आती है तो भोजन ग्रहण कर लेती हैं और उनके जो विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। साथ ही साथ सर्दियों में मछलियों में विशेष प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, जैसे उनके शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं, लाल घाव हो जाते हैं, तो उसके लिए भी विशेष ध्यान देना होता है, वैज्ञानिक सलाह लेनी होती है और समय समय पर जैसे दूरदर्शन के कार्यक्रम है, समाचार पत्र है इत्यादि का भी और वैज्ञानिकों से भी सलाह लेनी पड़ती है। इस दिशा में हम कहना चाहेंगे कि हमारा संस्थान जो है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ, उसने एक ऐप डेवलप किया है, रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप, जो कई भाषाओं में है। तो उसमें किसी भी तरह की अगर बीमारी है तो किसान भाई उसमें उसका फोटो दे और अपना डिटेल दे, तो उनको उसके बारे में सलाह दी जाएगी, किस प्रकार की बीमारी है उसके बारे में दी जाएगी। जहाँ तक लाल घाव की बीमारी है तो हमारे संस्थान ने एक ओनिल नामक औषधि का निर्माण किया है, जिसका अभी बाजारीकरण का प्रयास किया जा रहा है। तो संस्थान से संपर्क करके या रिपोर्ट फील्ड डिजीज में अगर आप करेंगे तो उसकी उपलब्धता के बारे में जानकारी दी जाएगी और किसान भाई समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे बीमारी उससे छुटकारा पा सकते हैं और कहाँ कैसे आप अगर कोई समस्या आती है तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। आगे हम और इससे जुड़ी बातों के बारे में चर्चा करेंगे, यानी बीमारियाँ कौन कौन सी हो सकती है ठंड में, उसके बाद प्रबंधन कैसे करें और आहार कैसा होना चाहिए सर्दियों में मछलियों का, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। एक हमारे पास यहाँ पर व्हाट्सएप सवाल आया है, वो ले लेते हैं। हालांकि आज के विषय से थोड़ा अलग है, मतलब जो हम आवास वगैरह की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे। मध्य प्रदेश में गायों को पालने वाले किसानों के लिए क्या किसी तरह की कोई सहायता मिलती है? दर्शक हमारे नाम तो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन जानना चाहते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से कोई सहायता, कोई सरकारी सहायता? देखिए, गायों के प्रबंधन के लिए या गायों के लिए पूरे इंडिया में आजकल बहुत सारी नई स्कीमें चल रही हैं। तो अगर आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय के पास जाके पूछेंगे तो उनके पास, क्योंकि हर स्टेट की एक अलग स्कीम है और सेंट्रल लेवल पे भी स्कीम्स हैं जो कि आपके वहाँ पे भी मध्य प्रदेश में सेंटर के थ्रू भी मिलेंगी और आपके स्टेट की भी स्कीम्स मिलेंगी। उनमें आप इनके लिए एक पशु किसान क्रेडिट कार्ड है जो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, और पशु किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप गायों के रख रखाव के लिए आपको प्रति गाय 40,000 रुपए और प्रति भैंस 60,000 रुपए मिलेंगे। और इसका सबसे अच्छा फायदा ये है कि ये 7% ब्याज पे मिलती है। और अगर आप एक साल में अपना ये पूरा कर देते हैं, मतलब जो भी अमाउंट मिल रहा है आपको, क्योंकि 1,60,000 तक इसके ऊपर कोई भी मॉर्टगेज नहीं करना, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। अगर आप एक साल में इसको पूरा कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर जो आपको अमाउंट मिलेगा उसके ऊपर जो ब्याज दर होगी वो 4% होगी। तो ये आज के टाइम पे ये तो सबसे अच्छी स्कीम चल रही है। दूसरा, आपके गायों के लिए जो स्कीम है या भैंसों के लिए भी जो है वो इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है। वो भी आपकी सेंट्रल लेवल पे भी है, स्टेट लेवल पे भी है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। और जिस तरह से हरियाणा या पंजाब में जो है उसमें तो दूध के ऊपर है कि जैसे अगर हम 15 लीटर दूध की भैंस है तो 100 रुपए का आप प्रीमियम देंगे, जो कि अगर आप प्राइवेट जाके कराएंगे 2,500 लगता है आपका। तो 100 रुपए दीजिए, बाकी की जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट बियर करती है और 1 साल तक के लिए इंश्योरेंस है आपकी गाय का, भैंस का। तो ये कुछ मोटी मोटी स्कीम्स हैं। बाकी आप अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से पता करेंगे तो वो और भी बातें बताएंगे आपको। लोन की व्यवस्था है कि अगर आपने लोन लेना है, आपने मिल्क रिकॉर्डिंग करवानी है, जो हमारी देसी गायें हैं जैसे गिर नस्ल की होगी, साहिवाल गाय होगी, हरियाणा नस्ल की गाय होगी, और देसी गायों पे जो प्योर हैं, ट्रू टू ब्रीड हैं, उनका दूध नापा जाएगा उनकी पीक यील्ड पे। तो उसके अंदर फिर अलग अलग उसमें आपको वो मिलेंगे, मतलब इनाम राशि है अगर दूध नापने के ऊपर। तो ये
डिटेल में तो आपको वहीं के आपके पशु चिकित्सक ही बता सकेंगे। जी जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं जिसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। और हमारे जो दर्शक थे जिन्होंने व्हाट्सएप किया, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आपके सवाल को ही हमने अभी अपने विशेषज्ञ से उसका जवाब जाना है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी इन दोनों ही विषय पर, यानी सर्दियों में मछली पालन और साथ ही ठंड में कैसे पशुओं का रखरखाव करें, प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए, इस पर चर्चा जारी रहेगी। और साथ ही आपकी कॉल्स, आपकी ईमेल्स, आपके व्हाट्सएप सवालों का हमें इंतज़ार है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी अभी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं तो आज के विषय आपको एक बार फिर से बता दें। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप सर्दियों में करें मछली पालन और साथ ही ठंड के मौसम में, सर्दियों के मौसम में पशु का रखरखाव किस प्रकार से होना चाहिए, आहार आवास कैसा हो, प्रबंधन कैसे करें। इससे जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। मैम एक सवाल आया है, ले लेते हैं। ये हमारे पास व्हाट्सएप सवाल है दिनेश वर्मा का, सीहोर ज़िला मध्य प्रदेश से। और ये कहते हैं कि उनकी साहिवाल गाय को गर्भधारण करने के बाद पस टाइप डालती है, क्या करें? देखिए पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए कि गर्भ मतलब वो प्रेग्नेंट हो जाती है कि गर्भ सवाल व्हाट्सएप सवाल है। हाँ। तो मैं दोबारा सवाल नहीं पूछ तो सकती। वो जिनका भी ये सवाल है, पहले वो देखिए कि आपके कई बार बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है। शुरुआत में जो जेरी देते हैं या जब वो हीट में आती है तो जेरी साफ आती है, लेकिन गर्भ धारण करने के बाद उसके अंदर पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए पहले बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके चेक करवाइए। अगर इन्फेक्शन है तो बच्चेदानी की सफाई होगी उस केस में। और अगर नॉर्मल डिस्चार्ज है, कई बार आपको लगता है कि वो पस है, लेकिन मैक्सिमम गायों में ये टेंडेंसी होती है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो पूरे ब्यात मतलब 9 महीने तक जितना टाइम वो कंसीव करती हैं उतने टाइम वो डिस्चार्ज देती रहती हैं, जो थिक होता है, जो थोड़ा गाढ़ा होता है। तो कई बार वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो आपका पस है, वो पस नहीं होती है, नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। अच्छा मैम, इन्होंने कुछ और इसमें भेजा है, अभी व्हाट्सएप किया है कि हर 21 दिन में गर्मी पर आ जाती है, मतलब हीट में आ जाती है। तो अगर 21 दिन में 17 से 21 दिन में गर्मी पे आ जाती है तो इसका मतलब वो वैसे तो बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है उसकी। और अगर बार बार आ रही है यानी कि वो इसका मतलब वो ठहर नहीं रही है। आपका कहने का मतलब अगर वो 21 दिन में गर्मी में आ रही है इसका मतलब वो ठहर नहीं रही है। ये केस जो है वो रिपीट ब्रीडिंग का केस है। तो इसके लिए आपको ना निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके इसका या तो हार्मोनल ट्रीटमेंट होगा या फिर आप इसको पेट के कीड़े की दवाई के साथ मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कीजिए। जी जी। और मैम एक और सवाल आया है, ये हमारे दर्शक हैं रवि भूषण, और ये कहते हैं कि इनकी गाय बहुत दुबली पतली है, क्या करें?
देखिए, गाय दुबली पतली है तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि इसमें आप उसकी सबसे पहले पेट के कीड़े की दवाइयाँ दीजिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है कि पशु को जो हम आहार देते हैं वो ऐसा उबाल के नहीं देते, पका के नहीं देते। तो उसके अंदर जो पेट के कीड़ों के जो कीटाणु हैं, उनके अंडे होते हैं जो अंदर जाके विकसित होकर कीड़ों के रूप में बदल जाते हैं। और जो भी पोषण आप अपने इसको देंगे, पशु को देंगे, वो पोषण का जो अधिकतम हिस्सा है वो ये कीड़े जो है वो शरीर पर नहीं लगने देते। इसलिए बहुत कुछ खिलाने पिलाने के बाद भी और मिनरल मिक्सचर देने के बाद भी पशु दुबला का दुबला रहता है। तो एकदम नियमित रूप से हर 3 महीने पे कुछ टाइम के लिए आप अपने पशु की डीवर्मिंग करवाइए और उसको मिनरल मिक्सचर दीजिए। जी बिल्कुल। तो हो सकता है कि पेट में कीड़े हों पशु के, तो उस वजह से जो चारा या फिर आप जो पोषक आहार देते हैं वो उस तरीके से उसे नहीं लग रहा हो। आइए अब बात करते हैं मछली पालन पर। डॉक्टर शरद हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सर, अगर अब हम बीमारियों की बात करें तो सर्दियों में मछलियों में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? देखिए, सर्दियों में विशेषकर जो लाल घाव वाली बीमारी है वो ज़्यादा होता है। लाल घाव जैसे मछलियों में हो जाते हैं। उसके अलावा एक जल गुणवत्ता की वजह से भी बीमारी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी से जब मछलियां ऊपर तैरने लगती हैं। जैसे सर्दियों में जो है सूर्य की रोशनी के अभाव में जो वनस्पतियां होती हैं तालाब में, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है। तो ऐसे में उसमें दिक्कत आती है, ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाता है और वायुमंडल के ऑक्सीजन पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस तरह की भी समस्या, कठिनाइयाँ देखी गई हैं। तो और उसके साथ साथ जैसे एक प्रकार की बीमारी होती है, जुए की बीमारी होती है। मछलियों में मस्त जुआ लगता है, जैसे मनुष्यों में लगता है वैसे मछलियों में लगता है। दूसरा एक क्रीम वर्म होता है, लर्निया जो बागत होता है, तो ये मुख्य रूप से होता है। तो मस्त जुओं के निदान के लिए मुख्य रूप से आइवरमेक्टिन एक दवा आती है, जिसको जो मछली को दाना दिया जाता है उसमें मिलाया जाता है। 1 मिलीग्राम 10 किलो आहार में, कृत्रिम आहार में इसे दिया जाता है, तो इसको दे सकते हैं। साथ ही साथ जो लर्निया की बात की हमने, या जो क्रीम वर्म, लंगर समूह की जो क्रीम वर्म है, इसको हम एंकर वर्म के नाम से जानते हैं। ये भी एक प्रकार का जुआ होता है जो शरीर पर हो जाता है। तो इसके लिए 35 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 हफ्ते तक 3 बार देना है महीने में, 7-7 दिन के अंतराल पर। तो 105 मिलीमीटर इसका छिड़काव करना चाहिए, तो ये रोग का निदान हो जाता है। साथ ही साथ कुछ जैसे आहार जो दिए जाते हैं, कई बार देखा गया है किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे गर्मियों में आहार देते हैं वैसे सर्दियों में देने लगते हैं। लेकिन शीत रक्त प्राणी होने के नाते मछलियां जो हैं वो उन आहारों को ग्रहण नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी उनमें बीमारियां आ जाती है, फफूंद की बीमारियां आ जाती हैं और तमाम तरह के इन्फेक्शन आ जाती है। तो किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सर्दियों में जो आहार दें हमेशा 1% कुल शारीरिक वजन के दर के नीचे ही दें, या कभी आवश्यक हो तो न दें। तो इस तरह से सावधानी बरत सकते हैं। जी सर, एक व्हाट्सएप सवाल भी आया है, वो भी हम साथ साथ ले लेते हैं। और ये हमारे दर्शक है विष्णु कुमार, और ये टोंग से हमारे दर्शक हैं, और ये जानना चाहते हैं मछली पालन करने के लिए सरकार के द्वारा क्या सब्सिडी मिल सकती है, अगर मिल सकती है तो कितनी, और मछली पालने के लिए कितना एरिया सही रहता है, मतलब कितनी जगह से मछली पालन शुरुआत करें। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंतर्गत बहुत सारे आयामों के लिए सरकार ने लोन की व्यवस्था, ऋण की व्यवस्था अनुदान के साथ दी है, जिसमें मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के लिए जो है 40% अनुदान है, अनुसूचित जात जनजात या किसी वर्ग की महिला के लिए 40% का है। और अगर ये तालाब बनाना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए उसमें 7 लाख का मानक रखा गया है। 7 लाख में अगर सामान्य वर्ग के हैं तो 40% इनको अनुदान मिलेगा, अगर महिला है या अनुसूचित जनजात के हैं या अनुसूचित जात के हैं तो इन्हें 60% का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा तालाब में मछलियों को दाना खिलाने के लिए और अन्य निवेश के लिए भी 4 लाख की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसी अनुपात में व्यवस्था की गई है। तो ये जहाँ तक बात इन्होंने कहा कितने बड़े तालाब में मछली पालन कर सकते हैं, तो ये कम से कम आधा एकड़ तालाब यानी 0.2 हेक्टेयर 0.2 हेक्टेयर के तालाब बनाएं तो मछली पालन के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। वैसे आजकल रंगीन मछलियों के लिए छोटे छोटे तालाब
100 वर्ग मीटर के, 200 वर्ग मीटर, 500, 1000 वर्ग मीटर के भी किए जा रहे हैं। जी जी सर, एक और सवाल है, ये हमारे दर्शक हैं मोहम्मद अफाक खान, और ये बाराबंकी से हमारे दर्शक हैं, और ये जानना चाहते हैं कि सर्दियों के मौसम में पंगेशियस जो मछली है उससे कैसे पाला जा सकता है और उन्हें मरने से कैसे बचाया जा सकता है ठंड में। इसमें कहना चाहेंगे कि अफाक साहब ने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, और इसमें पंगेशियस मछली विशेषकर उत्तर भारत के कई राज्यों में आज पाली जा रही है और विदेशों से मछली लाकर पाली जा रही है। तो पंगेशियस मछली का जो पालन की व्यवस्था है वो मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर तक होता है। सर्दी में आते आते मछली उस कम तापमान को सहन नहीं कर पाती है और मर जाती है। तो इसके लिए ऐसा किसान भाइयों को चाहिए कि शुरुआती कोई ग्रीन हाउस की व्यवस्था कर लें और छोटे बच्चों को उसमें रखें और उसको सर्दियों में इस तरह बचा सकते हैं। हमने देखा है अपने अनुभव में कि कुछ किसान भाई ऐसा करते हैं कि सर्दियों में, जैसा कि शुरुआत में हमने बताया कि भूमिगत जल की सप्लाई करके भी पंगेशियस मछली को सर्दियों में भी बचा ले रहे हैं। तो वो जब उनको तकनीकी अनुभव हो जाता है तो धीरे धीरे उसमें पारंगत होते हैं और कर लेते हैं। वैसे सलाह यही दी जाती है अप्रैल से लेकर नवंबर तक इसका पालन करें तो सर्वथा उचित होगा। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल हमारे जो दर्शक हैं उन्हें ज़रूर अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। इन जो सवाल है उनका बिल्कुल सटीक जवाब हमारे जो विशेषज्ञ लगातार दे रहे हैं और इससे आपको मछली पालन में ज़रूर लाभ होगा। फिलहाल वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। आज हम बात कर रहे हैं ठंड में मछली पालन की, यानी सर्दियों के मौसम में मछली पालन से संबंधित विभिन्न कौन सी सावधानियाँ हैं जो बरतें, और साथ ही इस मौसम में बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो। ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचानें और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800113060 या 1800113061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में मछली पालन की और साथ ही ठंड के मौसम में पशुओं का रखरखाव कैसा हो, उनका आहार कैसा हो, कैसे करें उचित प्रबंधन। कुछ प्रश्न हमारे पास आए हैं, आइए हम ले लेते हैं, विशेषज्ञों से अपने जानते हैं उन प्रश्नों के जवाब। और मैम एक हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया है, ये नरेंद्र कुमार है कानपुर से हमारे दर्शक, और ये कहते हैं कि इनकी जो भैंस है उसका फैट सही नहीं लगता है। इसका क्या मतलब हुआ है, क्या कैसे समझे इसे? फैट सही नहीं लगता या कम लगता है तो वो डिपेंड करता है कि आप आहार कैसा दे रहे हैं। अगर आप आहार मतलब फैट सही नहीं लगता मतलब इनको जो नॉर्मल फैट परसेंटेज होनी चाहिए अपनी भैंस के दूध में उसमें कमी लग रही है, तो उसके लिए आपको अपना इसका आहार प्रबंधन करना पड़ेगा कि आप आहार क्या दे रहे हैं। अभी आपकी भैंस कितने टाइम की ब्याई हुई है पहले ये देखिए, और दूसरा उसका मिनरल मिक्सचर के साथ साथ आप उसको कंसंट्रेट देना शुरू कीजिए। जैसे बिनोले हम देते हैं, अगर हम बिनोलों की थोड़ी मात्रा बढ़ा दें, नॉर्मल जो बिनोले हम देते हैं खल बिनोला वो औसतन 3 किलो पर डे के हिसाब से देते हैं। तो अगर वो देखिए अगर आपका वो कम है, 2.5 से 3 किलो से कम है, तो आपके भैंस के दूध में जो फैट परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी सर, एक हमारे पास मछली पालन से जुड़ा हुआ सवाल आया है और हमारे जो दर्शक हैं उनका नाम मैं पहले बता दूं। ये हमारे दर्शक इन्होंने हालांकि नाम नहीं लिखा, ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इन्होंने मछली का नाम लिखा जो मुझे लगता है इन्होंने थोड़ा गलत लिखा है, पैम्पलेट लिखा है, मेरे ख्याल से पॉम्फ्रेट होना चाहिए अगर मेरी जानकारी सही है। तो ये जानना चाहते हैं क्या इस मछली की फार्मिंग कर सकते हैं और 1 एकड़ में कितनी मछलियों
मतलब क्या मछली पालन संभव है? पंफ्रेट, जहाँ तक इन्होंने कहा है, पंफ्रेट समुद्री मछली है, तो ये समुद्रों में पकड़ के द्वारा पकड़ी जाती है, तो ये समुद्रों में ही की जाती है। यहाँ उत्तर भारत में इस मछली की संभावनाएं बहुत ही निम्न है पंफ्रेट की। वैसे लोग किसान भाई एक पाकू मछली को भी स्थानीय स्तर पर पंफ्रेट करते हैं, तो कुछ किसान भाई उसे भी पाल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई मछली पालन से जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल था, और मैम एक पशुपालन से जुड़ा हुआ सवाल है। जगदीश चंद्र है जिन्होंने हमें चित्तौड़गढ़ राजस्थान से ये सवाल भेजा है। जानना चाहते हैं सर्दी में गाय भैंस को किस तरह का आहार देना चाहिए, जो हमारा आज का विषय है, और कैसे ठंड से बचाएं। देखिए, सर्दियों में मेन जो आपने ठंड से बचाना है, सबसे पहले तो आवास प्रबंधन करना है उसका, कि आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो, पर हवा शाम के बाद, दोपहर के बाद कम से कम आए, और उसके लिए ये रहे कि दिन में आपका जो उसका आवास है वो सूख जाए। और एक हम जो प्राय देखा जाता है, लोग ना अपने पशुओं के नीचे गद्दा वगैरह नहीं रखते सर्दियों में। पशु के अपने खुद ही मलमूत्र से वो जगह गीली हो जाती है, उसी पे पशु बैठता है और उसको निमोनिया होने की शिकायतें रहती हैं। तो पहले तो अपने पशुओं के लिए गद्दे का प्रबंध कीजिए, और कुछ उसके जो आवास की ढलान है वो इस तरह कीजिए कि अगर वो मूत्र विसर्जन भी वहाँ कर रहा है तो वो बाहर किसी नाली में चला जाए। दूसरा, आपने थोड़ा बहुत उसके अंदर ब्लोवर वगैरह कुछ लगा के रखिए। अंगीठी का तो मैं नहीं सुझाव दूंगी, क्योंकि अंगीठी से क्या होता है, कई बार धुआं हो जाता है, और धुएं से और मॉइस्चर से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, और निमोनिया की शिकायत भी बन जाती है कई बार, क्योंकि गले में इरिटेशन होती है, लंग्स तक पार्टिकल्स चले जाते हैं, तो उससे काफ़ी निमोनिया होने की शिकायत भी रहती है। तो एक तो आपने उसके आवास प्रबंधन में ये करना है। थोड़ा कोशिश कीजिए रोज़ शाम को उसके नीचे की सूखी घास बिछा दीजिए, और जो डेली बेसिस पे चेंज होती रहे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो आपको क्या करनी है, जैसे अब शीतलहर चल रही है इस बार उत्तर भारत में, काफ़ी ज़्यादा ठंड, तापमान गिरे जा रहा है, तो आप उनको ना एक दिन छोड़ के एक दिन तिल के तेल की 250 ग्राम और 250 ग्राम ही गुड़ लेके इसकी ओटी दे सकते हैं, मतलब इसको उबाल के और इसका मिक्सचर बना के आप ये दे सकते हैं। पर ये देना आपने एक दिन छोड़ के एक दिन है, नहीं तो रेगुलर बेसिस पे आप उनको 150 से 200 ग्राम तक गुड़ खिलाइए, जो कि उनके बॉडी में, जो उनके शरीर में एनर्जी चाहिए उनको, क्योंकि इस टाइम पे पाचन शक्ति में बहुत एनर्जी चली जाती है, क्योंकि अपना टेम्परेचर भी मेंटेन रखना है बॉडी का और पाचन भी करना है। तो वो जो एनर्जी है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कुछ एनर्जी वाले जो खाना है जिससे तापमान ठीक रहे वो देना है आपने उसके अंदर। तीसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि डीवर्मिंग ज़रूर करवाइए इस टाइम पे, जब आपके बारे में आपने पहले भी बताया। सर्दियों में डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्दी के कारण बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, तो पशु बहुत सारी बीमारियों को पकड़ने की संभावनाएं होती हैं। इसीलिए हम सर्दियों की शुरुआत में ही सरकार के द्वारा प्राप्त जो हमारे पास टीके होते हैं, मुंह खुर और गलघोटू के, उनको पशुओं में लगाते हैं, ताकि क्योंकि इम्यून सिस्टम जैसे ही डाउन हुआ, मतलब रोग प्रतिशोधक क्षमता जो है वो पशु की सर्दियों में काफ़ी कम हो जाती है, तो उससे इनके जो कीटाणु है ना मुंह खुर के और गलघोटू के, ये शरीर के ऊपर वो करते हैं। मतलब इसमें आपने कई जगहों पे देखा होगा कि इनकी आउटब्रेक्स आ जाते हैं एफएमडी के सर्दियों में, तो वो इसीलिए होता है कि टीकाकरण अगर सही समय पे नहीं करवाए, यहाँ कई लोग एतराज़ करते हैं कि जी हम टीका नहीं लगवाएंगे, दूध घट जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डीवर्मिंग और टीकाकरण ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी जी। एक मछली पालन से जुड़ा हुआ सवाल है सर, हम ये ले लेते हैं। हमारे दर्शक हैं दिनेश राजस्थान पाली से, और यहाँ पर ये मछली फार्म करना चाहते हैं, बता रहे पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन अब ये जानना चाहते हैं कि बीज कहाँ से लें। इनको राजस्थान पाली के किसान भाई को कहना चाहेंगे कि राज्य सरकार की जो हैचरीज हैं वहाँ पर संपर्क करें। हरियाणा में भी हैचरी, अगर वहाँ से ले जाना चाहते हैं, करनाल में है वहाँ से ले जा सकते हैं, या अपने नज़दीकी राज्य सरकार से संपर्क करें, और वहाँ पर हैचरियाँ निजी क्षेत्र में भी होंगी और सरकारी क्षेत्र में, तो वहाँ से संपर्क करके हैचरी ले जा सकते हैं। लेकिन आज के समय में बीजों को, आवागमन बीजों का बहुत ही आसान हो गया, ऑक्सीजन पैक में ले जाया जाता है, तो इनके लिए हमारे ख्याल से हरियाणा या पंजाब नज़दीक होगा, तो वहाँ से बच्चों को ले जा सकते हैं और मछली पालन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जी सर, एक और सवाल है, ये हमारे दर्शक है राजीव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और ये जानना चाहते हैं कि मछली पालन अगर करना चाहें तो इसके लिए ट्रेनिंग कहाँ से ली जा सकती है। आज मछली पालन के लिए ट्रेनिंग सरकार की विभिन्न एजेंसियों और निजी क्षेत्रों में के द्वारा दी जा रही है।
अगर सरकारी क्षेत्र की मैं बात करूं तो विशेषकर जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान हैं, उनके अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों या मास्की संस्थानों के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा। साथ ही साथ आज कुछ फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स आ गए हैं। मछली के क्षेत्र में भी आजकल NCDC के माध्यम से मत्स्य उत्पादक संगठन बनाए गए हैं, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो लोग भी प्रशिक्षण मुहैया करा रहे हैं। साथ ही साथ और भी कुछ स्थानीय स्तर की इकाइयां भी इसमें प्रशिक्षण कराती हैं। हमारा संस्थान भी इस दिशा में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए विशेषकर प्रशिक्षण मुहैया कराता है। जी मैम, एक सवाल आपके लिए है, ये व्हाट्सएप सवाल आया है और ये टाइगर निषाद है। इनके घर में 2 भैंसें बताते हैं, लेकिन दोनों ही दूध बहुत कम देती हैं, क्या करें? देखिए, पहले तो इनको ये देखना पड़ेगा कि वो शुरुआती दौर से ही दूध कम दे रही हैं कि अब कम हुआ है, सर्दियों में कम हुआ है या इस ब्यात में कम हो गया है। और अगर दूध कम दे रही हैं तो मैं यही कहूँगी कि एक तो उनकी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए, प्लस उनकी डाइट में जो आपने है मिनरल मिक्सचर ऐड करना है। कितने, क्योंकि इसके अंदर जैसे इन्होंने पूरा नहीं बताया कि कितना टाइम की ब्याई भी हो गई हैं, और कई बार क्या होता है कि पशु के रख रखाव में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें जैसे मतलब इन्होंने कमरा ऐसा रखा होगा या कि भी जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, जी। या बहुत छोटा कमरा होगा, धूप से एक्सपोजर नहीं है उनका, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध के उत्पादन को कम कर देती हैं। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आप उसको नियमित तौर से जो डाइट दे रहे हैं, भाई खल दे रहे हैं, बिनौले दे रहे हैं, गुड़ दे रहे हैं और ये सब चीज़ें दे रहे हैं, तो दूध अपने आप बढ़ जाएगा। प्लस एक बात दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि इनको पेट के कीड़े की दवाई अवश्य दें, क्योंकि पेट के कीड़े की दवाई देने से ही आप 15-20 दिन में दूध में इंक्रीज देखेंगे। जी सर, आपके लिए सवाल है, हमारे दर्शक हैं बलविंदर सिंह हैं शाहजहांपुर से, और ये जानना चाहते हैं छोटे किसान सबसे जल्दी ग्रोथ वाली कौन सी मछली पाल सकते हैं, यानी अच्छी जिसमें वजन जिसका जल्दी बढ़े, वो कौन सी मछली हो सकती है? छोटे किसान भाइयों के लिए विशेषकर ये कहना चाहेंगे कि जो भारतीय सफर मछलियां हैं, जिन्हें इंडियन मेजर कार्प कहा जाता है, जिसमें रोहू, भाकुर, नैन या मृगल मछली कहा जाता है, साथ ही 3 विदेशी मछलियां जो भारतीयकृत हो गई हैं, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प और कॉमन कार्प, तो इन 6 मछलियों का अपना विशेष अनुपात में, वैज्ञानिक अनुपात में इसका पालन कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। वैसे आज किसान भाई जो है पंगास मछली का भी पालन कर रहे हैं, तो लेकिन वो कृत्रिम आहार आधारित मछली है, तो उसमें कृत्रिम आहार ही देना पड़ेगा। और जब इन्होंने छोटे किसान की बात की है, तो इसमें जैसे गोबर देना होता है, घर में ही जो उनका दाना उपलब्ध होता है वर्ज्य पदार्थ के रूप में, जैसे दलहन का छिलका हुआ, गेहूं का चोकर हुआ, धान का कना हुआ, सरसों की खली हुई, इन सारी चीज़ों का उपयोग करके छोटा किसान मछली पालन कर सकता है और उन जिन मछलियों को हमने बताया उससे लाभ उठा सकता है। साथ ही साथ अगर वो समन्वित कृषि का रूप दे दे, तो मछली के साथ खेती भी करने लगे या मुर्गी पालन करने लगे या बतख पालन करने लगे, तो उसके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता नहीं होगी। जी जी बिल्कुल। तो कुछ बातें जिसका हमारे किसान अवश्य ध्यान रखें। और सर, जैसे कि हमारे कुछ दर्शक हैं वो मछली प्रबंधन से जुड़ी हुई कुछ जानकारी चाहते हैं, तो किस तरह का प्रबंधन होना चाहिए इस वक्त मछलियों का? ये बहुत ही सामयिक विषय है। मछली प्रबंधन के रूप में किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि सर्दी के मौसम में अपने हाथ से मछलियों को स्पर्श न करें। कभी जाल वगैरह चलाने के लिए इन्हें स्पर्श करना पड़ता है, तो हमेशा ग्लव लगा कर करें और उसके लिए मछलियों को जाल के अंतर्गत ही 3% नमक के घोल का इन्हें स्नान कराना चाहिए, जिससे फफूंद इत्यादि की बीमारियां नहीं होती है। सर्दी के मौसम के लिए रामबाण है। एक और विशेष प्रकार की समस्या आती है सर्दियों में कि पहले किसान भाई बहुत सारे बच्चे अपने तालाबों में डाल देते हैं, लेकिन देखते हैं सूरज की रोशनी नहीं रहती है, लेकिन एक प्रकार का पक्षी होता है जिसे हम जल काक कहते हैं, पन कौआ कहते हैं, पानी का कौआ काले रंग का होता है, वो 100 ग्राम तक की मछली को भी खा जाता है। तो ये इसके लिए सावधानी बरतनी होती है। तो इसके लिए सर्वप्रथम उन्हें यही करना है कि उसको, जैसे पटाखे हैं, उनको पटाखे छोड़कर उनके आवाज़ करके भगा सकते हैं। साथ ही साथ अपने तालाब पर चमकीले रस्सियां लगाएं जिससे वो विचलित हो जाएंगे, नहीं आएंगे। और आजकल बाज़ारों में LPG गैस के माध्यम से फायर गन आ गए हैं जिसमें टाइमर लगा होता है, तो 5-10 मिनट के अंतराल पर, आधा घंटे
के अंतराल पर इसको फायर कर सकते हैं और वो पक्षी नहीं आएगा, आपका नुकसान होगा। लेकिन यहाँ किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि उस पक्षी को मारे नहीं तो 1972 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत वो आ जाएंगे और उन्हें दंड का भागीदार बनना होगा। जी सर, एक सवाल और आया है। हमारे दर्शक हैं मुकेश प्रसाद, बिहार से हैं और जानना चाहते हैं मछलियों को ठंड में कितना प्रतिशत भोजन देना चाहिए। क्या ठंड के मौसम में मछलियों का जो भोजन है वो घटा देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, ये जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, शुरू में ही हमने बताया जैसे मछली शीत रक्त प्राणी है और जो जल का तापमान होता है वही मछली के शरीर का तापमान होता है। ऐसी अवस्था में मछलियां जो हैं सर्दी के मौसम में शिथिल पड़ जाती हैं, सुसुप्ता अवस्था में आ जाती हैं, वो आहार ग्रहण कर नहीं पाती हैं। तो ऐसी दशा में जो साधारण आहार होता है, घरेलू आहार होता है या पारंपरिक आहार जो मैंने पहले बताया है, उसे आमतौर पर 3 से 5% कुल वजन के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में उसे 1% के नीचे दिया जाता है। लेकिन संतुलित आहार या बाजारू आहार या तैरता हुआ आहार आजकल बाजार में आ गया, उसको देना होता है तो आमतौर पर 1 से 2% दिया जाता है। सर्दी के मौसम में उसे कम कर देना चाहिए, आधा % से लेकर 1% की दर से ही देना चाहिए। और सर्दी में जैसे सामान्य तालाब में मत्स्य पालन की क्रियाओं में हम तालाब प्रबंधन में गोबर इत्यादि का भी संस्तुति देते हैं। तो इस दशा में सर्दियों में गोबर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि सूर्य की रोशनी का अभाव होता है तो उसका गठन नहीं हो पाता, डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की खपत होती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में मछलियों के लिए वो घातक हो सकता है। जी बिल्कुल। तो कुछ विशेष बातें हैं और जो आहार है उससे जुड़ी हुई, यानी ठंड के मौसम में आहार जो है आमतौर पर जो मछलियों को आमतौर पर आप देते हैं उसे थोड़ा कम कर देना चाहिए। कितना प्रतिशत करना चाहिए ये भी हमने अभी जाना। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लोग किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में मछली पालन की और साथ ही ठंड के मौसम में पशुओं का रखरखाव किस प्रकार करें, यानी क्या हो आहार और साथ ही आवास का उचित प्रबंधन। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ज़रूर बताएं, हमें व्हाट्सएप करें अपने सवाल, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और नंबर हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। कुछ और सवाल आए हैं सर, मैम वो भी ले लेते हैं। और ये हमारे एक दर्शक हैं, शशि हैं, जिन्होंने हमें ये सवाल भेजा है और ये पूछते हैं कि हाँ, ये कहते हैं कि इनकी जो भैंस है उसे, माफ़ कीजिए, गाय के बारे में जानना चाहते हैं। ये अगर पुआल देते हैं तो उससे उसका गोबर पतला हो जाता है, क्या ये कोई समस्या है, क्या करा जाए? नहीं, ये पाचन की समस्या है इनके। थोड़ा सा उसकी डाइट में ये चीज़ कम कर दीजिए। और जो जिस चीज़ से भी कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी नहीं रिलीज़ कर पाती है डाइजेशन के लिए, तो बेटर ये है कि इसको हटा के आप हरे चारे पे या फिर आप जो कंसंट्रेट है उस पर ज़्यादा आ जाइए। जी,
एक और दर्शक हैं, इनका नाम जयराम है, ये जानना चाहते हैं पशुपालन करने के लिए कौन सी अच्छी नस्ल रहती है। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि गाय करना चाहते हैं, बस तो हम मान लेते हैं कि गाय या भैंस का पशुपालन। देखिए आप कौन से एरिया से हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी नहीं बताया इन्होंने। हाँ, आपके एरिया में जो भी गाय होंगी, जैसे मान लीजिए गुजरात साइड पे गिर अवेलेबल है, हरियाणा या उसके आसपास के एरिया में साहिवाल है और हरियाणा नस्ल की गायें हैं। तो अगर आप अपने एरिया के हिसाब से लेंगे तो एक तो कॉस्ट वाइज वो इफेक्टिव होंगी, आपको कम लागत में मिल जाएगी वही गाय। और अपने वहाँ के हिसाब से आप देखिए, अगर आप गिर नस्ल या साहिवाल नस्ल देखते हैं तो इनमें दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये 15 से 20 लीटर तक भी दूध दे देती हैं। तो और जो हरियाणा नस्ल की गाय हैं उनका भी दूध कईयों का बहुत अच्छा चला जाता है, पर इन दोनों के कंपैरिजन में उसका दूध कम रहता है। और दूसरा जो आपकी साहिवाल नस्ल है या फिर आपकी गिर नस्ल है या फिर आप थारपारकर कर लीजिए, ये जो हैं ये थोड़ी स्वभाव में भी इनसे नम्र होती हैं जो हमारी हरियाणा नस्ल की गायें हैं। तो ये आप देख लीजिए आप किस एरिया में रहते हैं और आपके एरिया में लोकली कौन सी अवेलेबिलिटी किसकी बेटर है, तो आप वो। और मैं आपको यही कहूंगी कि आप लीजिए तो अपनी देसी गाय लीजिए, क्योंकि देसी गायों के ऊपर गवर्नमेंट की काफ़ी सारी सब्सिडी वाली स्कीम्स चल रही हैं जिसमें आपको 50% तक अनुदान मिल जाएगा। जी, एक और सवाल है सर आपके लिए, है ये मछली पालन से जुड़ा हुआ, और हमारे दर्शक हैं महेंद्र निषाद, ये जानना चाहते हैं कि मछली पालन करते हैं ये, लेकिन मछलियों में की वृद्धि दर अच्छी नहीं है, मतलब बहुत जल्दी तैयार नहीं होती हैं, तो क्या किया जाए? इसमें किसान भाई को यही कहना है कि अगर ये सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर मछलियां बढ़ेंगी। और चूने का या गोबर का प्रयोग अगर करते हैं जो तो काफ़ी लाभकारी होता है। चूना जो है मछली पालन के रामबाण होता है, मछली को वृद्धि करता है, ऑक्सीजन की बढ़ोतरी करता है, रोगों से बचाव करता है और जल का जो पीएच होता है उसको संतुलित रखता है। तो इसे निरंतर देखते रहें। 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से चूना का प्रयोग किया जाता है, तो इसे 10 बराबर भागों में यानी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से निरंतर करते रहना चाहिए। सर्दियों में विशेष करके रखना चाहिए। वैसे आमतौर पर देखा गया बढ़वार की एक समस्या इसलिए आती है, किसान भाइयों को हम संस्तुति देते हैं कि 5 से 10 हज़ार बच्चे ही भारतीय मछलियों का या अभ्यागत मछलियों के साथ ही संचय करना चाहिए। तो किसान भाई प्रलोभन में आकर 5 से 10 हज़ार की जगह पर 20 हज़ार कभी डाल देते हैं, 30 हज़ार डाल देते हैं कि ज़्यादा उत्पादन होगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो पानी की जो ऑक्सीजन की खपत होती है और जो उसमें कुदरती जो भोजन होते हैं वो बट जाता है, तो ऐसे में उनकी बढ़वार पर प्रभाव पड़ता है और मछलियों की वृद्धि नहीं हो पाती है। तो इसलिए उन्हें एक मानक के अनुसार ही करना है और जो बताया गया भोजन इत्यादि है उसको देते रहना चाहिए और प्रबंधन की सारे मानकों को पालन करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। मैम, एक गाय पालन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, महाराष्ट्र से हमारे दर्शक हैं, मधुन माझी, हालांकि इन्होंने मराठी में ही सवाल भेज दिया, मतलब भाषा लिखा नहीं है मराठी में लेकिन हिंदी में ही मराठी भाषा इसकी, लेकिन जो समझ आ रहा है वो मुझे आ रहा है कि इनकी गाय जो है वो गाभिन नहीं होती है, गिर गाय है, और क्या करें? देखिए, उसके लिए आप सबसे पहले चेक करवाइए हाथ डाल के अपने निकटतम पशु चिकित्सालय से कि उसकी जो बच्चेदानी है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो अंडा कोश होता है उसके ऊपर कई बार सिस्ट बन जाता है, तो उससे भी जो गाय है वो गाभिन नहीं ठहर पाती है। पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि वो नियमित तौर से गर्मी में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर अगर वो नियमित तौर से गर्मी में आ रही है तो जब आप उसको हरी करवा रहे हैं या जब आप उसको मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, कृत्रिम गर्भाधान करवा रहे हैं, तो वो किस टाइम करवा रहे हैं? गायों की जो हीट पीरियड होता है वो यूजुअली थोड़े लंबे समय का होता है, 2 से 3 कई बार 4 दिन भी चला जाता है। तो जिस दिन गाय गर्मी में आए वो दिन छोड़ के उसके 12 घंटे छोड़ के आपने उसके बाद उसको हरी करवाना है। और दूसरी बात, जब आप उसको पहले दिन हरी करवाएंगे उस दिन सुबह शाम, अगले दिन फिर सुबह शाम हरी करवाइए, क्योंकि जो गायों की गर्मी है वो लंबी होती है, तो हमारे को उनको थोड़ा लंबा टाइम देना पड़ता है। मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जो है या नेचुरल इंसेमिनेशन जो है वो 2 या 3 बार करवानी पड़ती है जी। और बाकी अगर आपको लगता है कि कोई बीमारी है, अगर पशु चिकित्सक से पूछ के, तो वो आपको आगे की जो ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करेंगे। जी जी बिल्कुल। अब एक बार फिर से हम डॉक्टर शरद जी के पास चलते हैं। सर, कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया, कुछ क्लोजिंग पॉइंट्स, कुछ बातें जो आपको लगता है कि और हमें यहाँ पर डिस्कस करनी चाहिए, दर्शकों को जाननी चाहिए?
दर्शकों को विशेषकर ये सलाह दी जाती है कि सर्दी के मौसम में एक मछली होती है, कॉमन कार्प मछली जिसे कहते हैं, उसका प्रजनन होता है इसी मौसम में, जनवरी के बाद फरवरी के महीने में होता है। तो किसान भाई उसकी तैयारी कर लें और उसको देख लें कि वो पूरी तरह से परिपक्व है, और वो मछली स्वतः किसान भाई भी उससे बीज पैदा कर सकते हैं। और विशेषकर गांव के तालाबों में जहां पर सभी प्रकार के मवेशी इत्यादि प्रवेश लेते हैं, तो इसके बच्चों का पालन वहाँ किया जा सकता है और प्रजनन भी कराया जा सकता है। इसमें घास की आवश्यकता होता है, जली घास जिसमें वो उसके अंडे चिपक जाते हैं और बच्चे निकल जाते हैं। तो इसकी सावधानी रखनी चाहिए। और साथ साथ आने वाले समय के लिए सर्दी जैसे जनवरी के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो आने वाले समय के लिए भी तैयारी करते रहें। और किसान भाइयों को एक विशेष सलाह ये देना चाहेंगे कि जैसे किसान भाई पंगास मछली को मार्च अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर तक करते हैं, उसी तरह से भारतीय मछलियों का, जो भारतीय सफर मछलियां हैं या अभ्यागत भारतीय कृत जो सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प मछलियां, इनका भी पालन करीब 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम बच्चों का तरुण मछलियों का संग्रह करें, तो उत्पादन लगभग उनको उसी तरह से 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से मिल जाएगा और किसानों को काफ़ी लाभ होगा। थोड़ा अपनी परंपरागत विधियों में किसान भाइयों को बदलाव लाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर्दियों में, ठंड के मौसम में मछली पालन से संबंधित विभिन्न जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ तरुणा खेमानी भी जी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत सारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और विषय पर इतनी विस्तृत चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है, आइए डालते हैं नजर। अगले अंक का हमारा विषय है रबी फसलों में खरपतवार नियंत्रण, और साथ ही हम बात करेंगे मोटे अनाज की खेती के बारे में। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें प्रश्न ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर से नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। आप अपने सवाल हमारे टोल फ्री नंबर पर भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इस कार्यक्रम के बाद भी ये नंबर आपके लिए उपलब्ध है। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवाएं। और जाते जाते एक और जानकारी दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कार्यक्रम के बाद भी आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर देख सकते हैं। अगर कोई जानकारी आप फिर से सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये सुविधा YouTube पर आपके लिए उपलब्ध है, तो हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे विदा, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।